एक चेहरा है क्या, शबाब है क्या। एक चेहरा है क्या, शबाब है क्या। माह क्या, रश्के माहताब है क्या। उससे मंसूब हो गए वरना, उससे मंसूब हो गए वरना। चांद क्या, सर्व क्या, गुलाब है क्या। उसको देखा तो ये हुआ मालूम, उसको देखा तो ये हुआ मालूम। बेकली क्या है, इस्तराब है क्या। और किसने रखा है दोस्ती का भरम, किसने रखा है दोस्ती का भरम। तू भी कह दे तेरा जवाब है क्या। और रोज जाते हो उसके घर की तरफ, रोज जाते हो उसके घर की तरफ। उससे मिलना कोई सवाब है क्या। नाजरीन, उससे मिलना कोई सवाब है क्या। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे मिलना वाकई सवाब है। सवाब नहीं तो सवाब से कम भी नहीं। अहद हाज़िर की बहुत बड़ी शख्सियत, कोई शोबा हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, वकालत हो, ब्यूरोक्रेसी हो, फ़ौज हो और असातिज़ा हों, कोई शोबा ऐसा नहीं जिनमें इनके हज़ारों शागिर्द मौजूद नहीं हैं। ये है आज की मेहमान शख्सियत जिनसे मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। मुहक्किक हैं, नक्काद हैं, इंशा परदाज़ हैं और शायर हैं। मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में और आज के प्रोग्राम स्पेशल कलाम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम आपकी तवस्सुत से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपने तहकीक, तनकीद और उसके बाद शायरी, फिर तदरीस, फिर आपने इदारत के काम किए और बड़ी सतह पर किए, काफ़ी काम किए। ज़िंदगी को कैसे मैनेज किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अरबाब स्पेशल अदब और स्पेशल टेलीविज़न का भी शुक्रिया। इस फ़कीर को आपने याद फरमाया। जहाँ अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, वहाँ एक नेमत अल्लाह के तरफ से अर्ज़ा हुई मुझ पर कि मेरे वक्त में अल्लाह ने बरकत दे दी। चुनाचे बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर लेते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, मनसूबा बंदी, प्लानिंग पहले से करके रखते हैं, वक्त का एक एक लम्हा शौरी तौर पर गुजारते हैं। और फिर इसलिए भी कि हम उस्ताद हैं और अरसा को 40 साल से इस शोबे से वाबस्ता है, तो ये ख़्याल दामनगीर रहता है कि अगर हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो फिर तालिब इल्म कैसे परवान चढ़ेंगे। चुनाचे वक्त की तकसीम हो या मसरूफ़ियात की तरतीब हो, तो अल्लाह तबारक ताला ने एक बरकत अता फरमाई है। थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं तो बहुत सारा शुमार होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तनकीद और तहकीक का काम है, ये तो बहुत वक्त लेता है। यानी पहले आपने तलाश करना है उन चीज़ों को जिसके बारे में लिखना है, फिर उसके बाद उसको तरतीब देना है, फिर लिखने के लिए भी एक ख़ासा वक्त दरकार होता है। शायरी तो हो सकता है कि आप आते जाते में कर सकें, लेकिन जो तहकीक व तनकीद का काम है, ये तो बहुत
इस पे वक्त सर्फ होता है। बजा फरमाया डॉक्टर साहब आपने। असल में वो जो कहा ना कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है, तो वो लड़कपन से कोई तहकीक के जरासीम थे, कोई तनकीद के दाइये तबीयत के अंदर थे, इस्लाह की खैर की बातें, और हर बात कोई इस्तनाद के साथ करना, महज गपशप नहीं। तो वो चीज़ें वक्त के साथ फिर परवान चढ़ती गई, और उसका नुक्ता आगाज़ PhD का थीसिस हुआ, जब हम वज़ा में ख़ेश MA में पोजीशन लेके पब्लिक सर्विस में टॉप करके पंजाब में सोचा कि अब हम बड़ी तुरम खां बन गए हैं, तो हमारे PhD के उस्ताद ने पहले ही हमारे तहरीर पे लालो लाल कर दिया सारा कि ये क्या लिख के ले आए। अगलात उसमें से अगलात थी, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। डॉक्टर शफीक साहब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शुबा उर्दू के सदर थे, अभी हयात हैं, उनका एहसान है। ख्वाजा ज़करिया साहब मदद अली के पैगाम के बाद ही काम शुरू किया, तो पता चला कि महज मजमून नवीसी नहीं है, तहकीक को और चीज़ है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो फिर मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने उसे शाया किया। और वो मौजू क्या था? सलीम अहमद, शख्सियत और फ़न। अच्छा, आपकी PhD का जो मौजू था, और ये मेरी एजाज़ है, किताब जो है शाया हुई अकादमी अदबियात की तरफ से, उन्होंने रॉयल्टी भी दी, और इफ्तिखार आरिफ साहब ने एहतशाम बड़े एहतमाम के साथ उसे शाया किया, क्योंकि वो भी सलीम अहमद के फ़ैन थे। वैसे भी इल्मी काम, हाँ, सलीम अहमद एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें कोई शक नहीं। तो उसके बाद फिर ये था कि और भी काम किया जाए, और आप जानते हैं कि मैं एक ज़िले हेडक्वार्टर पे एक कॉलेज में था, तो वहाँ बड़े तालीमी इदारों से दूर 200-400 किलोमीटर का सफ़र करके हम किसी यूनिवर्सिटी का मुंह देखते थे। तो वहाँ भी एक लाला सहरा की तरह अपने आप को ज़िंदा रखा, तहकीक का काम, वहाँ रह के भी लाइब्रेरियाँ और छान फटक और मज़ामीन और इन चीज़ों में हिस्सा लेते रहे। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि फिर मुझे लाहौर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में मौका मिल गया। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर रहा, और वहाँ तहकीकी का सारा काम है। और अगली बात डॉक्टर साहब ये है कि जो कहा जाता है ना कि यूनिवर्सिटीज़ आर मेंट फॉर रिसर्च, अगर रिसर्च नहीं तो यूनिवर्सिटियों का वजूद बेमानी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि नेशन इज़ मेंट फॉर रिसर्च। कोई कौम, वो कौम जिंदा कह ही नहीं सकी, कहलाई नहीं जा सकती जो रिसर्च बेस्ड नहीं है। इस वक्त जितनी दुनिया के अंदर तरक्यात हो रही हैं वो सारा रिसर्च बेस्ड है सारी की सारी। तो इस लिहाज से तो डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि शायरी का ख्याल कैसे आया? तो क्या ये कोई बचपन की लगन है, कोई बचपन का जो है अफसोस है, गम है, कोई अधूरी मोहब्बत है क्या? हाँ, वो तो कई उसमें है। तो जब साज पे चोट लगती है तो खुद ही उसमें से एक नगमा उमड़ आता है, और होता तो है दाइया इंसान के अंदर शुरू में शायरी की महफ़िलें, उसमें जाना आना, फिर असातिज़ा की शफ़क़त मोहब्बत, फिर मुकाबलों में हिस्सा लेना। और ये आप हाँ, जब तालिब इल्म थे तो वहाँ से ये शुरुआत होती, फिर आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला। आपके इल्म में होगा कि नून मीम राशिद की सदारत में पहला मुशायरा हुआ मुल्तान में, जिसमें मैंने अपनी पहली गज़ल सुनाई, और मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़ी हौसला अफजाई की, और वो था कि खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। उसी रंग में मैंने अपनी वो लिखी कि उसका शेर था कि अज़मी को भी तू दिल के दरीचे में खड़ा देख। उसका था कशकोल मोहब्बत का लिए हाथ में कब से, ये एक टीन एज शायरी है। कशकोल मोहब्बत का लिए हाथ में कब से, अज़मी को भी तू दिल के दरीचे में खड़ा देख। वाह वाह। वैसे कशकोल तो हमेशा रहता है इंसान के पास। हमारे यहाँ तो वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक यही आलम है। कशकोल मोहब्बत हो, काश कशकोल ग़िना हो, कशकोल तशक्कुर हो। ये फ़कीरी जो है ना, आप जानते हैं कि फ़क्र इज़तरारी है, भीख मांगते फिरते। फ़क्र इख्तियारी अल्लाह ताला फरमाए कि सब कुछ मेरे आका के पास था और सब निछावर कर दिया सारा कुछ। वो फ़क्र चाहिए जिसको इकबाल ने प्रोजेक्ट किया सारे। बेशक बेशक डॉक्टर साहब, ये कशकोल वो भी है जो हम अल्लाह के सामने उठाते हैं और दुआ करते हैं उससे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बातें तो आपसे होती रहेंगी, कुछ कलाम अता फरमाएं।
जी, मैं ये आपकी किताब है जी, ये किताब दिल मजमूआ कलाम है। तो इसका पेश लफ्ज़ नासिर ज़ैदी भाई ने लिखा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। 2 हम्द के शेर हैं कि है मस्दर कमाल तेरी ज़ात ला शरीक, है मस्दर कमाल तेरी ज़ात ला शरीक, है मरकज़ जमाल तेरी ज़ात ला शरीक, किस किस तरह से मेरे रगो पै में है समाई, किस किस तरह से मेरे रगो पै में है समाई, ए रब्बे जुल जलाल तेरी ज़ात ला शरीक। नात के 2 शेर अर्ज़ करता हूँ कि तेरी नात कहते कहते मेरी सोच धुल गई है, तेरी नात कहते कहते मेरी सोच धुल गई है, मैंने खुद को पा लिया है मेरी आँख खुल गई है। वाह वाह वाह। मैंने खुद को पा लिया है मेरी आँख खुल गई है। और अल्लाह है नात कहता पढ़ते हैं सब फरिश्ते, अल्लाह है नात कहता पढ़ते हैं सब फरिश्ते, इस नात ही से मेरी तकदीर खुल गई है। वाह वाह। अल्लाह है नात कहता पढ़ते हैं सब फरिश्ते, इस नात ही से मेरी तकदीर खुल गई है। और जाएं कहाँ खुदाया कोई और दर नहीं है, जाएं कहाँ खुदाया कोई और दर नहीं है, तेरे नबी की उम्मत राहों में रुल गई है। वाह वाह वाह। तेरे नबी की उम्मत राहों में रुल गई है। और मगता है कि खुशबख्त है तो अज़मी मंगता है उनके दर का, खुशबख्त है तो अज़मी मंगता है उनके दर का, बख्शिश के मोल तेरी ये नात तुल गई है। वाह वाह। बख्शिश के मोल तेरी ये नात तुल गई है। गज़ल के शेर डॉक्टर साहब बाद में आपसे मैं गुजारिश करूँगा, चूँकि अभी हम हम्द और नात के अशार सुनने की सादत हमें हासिल हुई। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमें वक्फ़ा पर जाना है, तो कुछ देर बाद मिलते हैं वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको दोबारा खुश आमदीद। इसी असना में जब हम वक्फ़े पर थे तो इसी असना में हमारे दूसरे मेहमान जो आज के प्रोग्राम में शरीक हैं वो भी तशरीफ़ ले आए, और वो हैं डॉक्टर तारिक जावेद तारिक। तो तारिक जावेद साहब जो हैं वो एक कानूनदान हैं, लेकिन उनकी जो एक और पहचान है वो एक शायर की हैसियत से है। मौसीकी से बहुत लगाव है, ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं और आवाज़ भी अल्लाह ने उन्हें बहुत खूब दी हुई है। तो हम उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो लेकिन मैं आगाज़ करूँगा डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी साहब से, क्योंकि उनसे जहाँ सिलसिला गुफ्तगू टूटा था वहीं से हम जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपने शायरी की, नज़्म भी लिखी, फिर इंशा परदाजी भी की। अच्छा, आज जो हालात हैं कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर, क्या आप महसूस करते हैं कि उसकी कसक जो है वो हमारी शायरी में है, मौजूद है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू शायरी ज़िंदा तवाना एक शायरी है जो अपने हर तरह के हालात का अक्स पेश कर रही है, चाहे वो कौमी सतह पे हो या बैनुल-अक़वामी सतह पे हो। तो इसीलिए उर्दू ज़ुबान जो है और अदब ये सिर्फ अब कौमी नहीं है बल्कि एक बैनुल-अक़वामी अहमियत रखता है। जो कुछ भी पाकिस्तान पे, आलम इस्लाम पे, आलम इंसानियत पे जो कुछ भी गुज़र रही है वो सब आपको उर्दू अदब में नज़र आएगा, चाहे वो नसर में है, चाहे शायरी में है, किसी न किसी रंग में। अगर आप इजाज़त दें तो अभी आलमी वबा से हम गुज़रे हैं, अभी तक असरात हैं कोरोना के हवाले, कोरोना जी। तो अब उसके हवाले से मुस्तनसब हसन तारड़ का शाहकार नावल है, मार्के गिब्रील की जो है 1 सदी की तन्हाई, उसके मुकाबले का वो नावल है। लेकिन उसको चूँकि इंग्लिश में लिखा गया और उसको पजीराई मिली, नोबेल प्राइज़ मिला, और तारड़ की वो लॉबिंग नहीं है, वरना शहर खाली कूचा खाली कमाल दर्जे का नावल है। इसी तरह से
नज़में लिखी जा रही हैं गज़ा के हवाले से। कल मैं आप ही के प्रोग्राम में यहाँ डॉक्टर सुहेल मुमताज़ ने बहुत ज़बरदस्त एक नज़म पेश की है। जिस तरह से आपने जो फरमाया उसी का जवाब यही है कि उर्दू में शायरी में, नावल में और हर रंग में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात पेश किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर तारिक जावेद तारिक साहब, आप वकालत करते हुए, मुकदमों की फ़ाइलें उठाते हुए और एक एक अदालत में के चक्कर लगाते हुए शायर कैसे बन गए? सर शायर कहते हैं कि शायर कोई बनता नहीं बल्कि वो पैदा ही होता है। मैं समझता हूँ कि जब मैं छोटा था तब से मैंने शेर गाना शुरू किया। 5वीं 6वीं में मैं शेर गाता था, गाता भी था, शेर भी करता था, और मुझे नहीं पता ये शेर कहाँ से वदीयत होते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये नेचुरल ही प्रोसेस है। मैं तो यही महसूस करता हूँ, मैंने बाकायदा इसके लिए कोई तरद्दुद कोशिश नहीं की है। नेचुरली मैं शेर जो है फितरी तौर पे मैं ये शेर गाता। आप उर्दू में भी शेर कहते हैं और पंजाबी में भी कहते हैं। जी जी। किस ज़बान में ज़्यादा लुत्फ़ आता है आपको शेर कहने का? मुझे पंजाबी ज़बान में ज़्यादा आता है क्योंकि ये मेरी मादरी ज़बान है, और उर्दू कौमी ज़बान है, उसमें भी कहता हूँ मैं, लेकिन पंजाबी में ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। यानी आसानी उसमें ज़्यादा जी जी, उसमें जो उसकी जो बोलियाँ हैं, जो उसके दौरे हैं, जो भी उसका अपना रंग है पंजाबी का, उसमें मुझे ज़्यादा मैं एंजॉय करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपका लहजा तो माझी है, लाहौर का जो है। जी बिल्कुल, मैं ज़ाहिर लाहौरी हूँ तो फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप PhD डॉक्टर हैं। जी सर। तो आपका जो PhD का मौजू है वो क्या था? सर इत्तेफाक ही है, बल्कि उसने इत्तेफाक है, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरी जो PhD है ना, सच्ची बात यह है कि इनकी वजह से हुई है। इन्होंने शफकत का हाथ रखा, इन्होंने बहुत हमें मेहनत करवाई। तो मेरा गज़ल गायकी के ऊपर है कि मैं ये समझता हूँ गज़ल जो है हमारे उर्दू अदब की, इसका समझ लें कि ये एक तरह से ताज है हमारा। मतलब उर्दू गज़ल जो है, अगर शायरी है तो गज़ल ही सबसे अहम है। गज़ल जो है वो हमारे दिल के करीब है, हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो हमारे जज्बे हैं, जो हमारी तकालीफ हैं, हमारी जो इनसाइड जो कुछ भी है वो बाहर आने के लिए जो एक सिनफ है वो गज़ल है। तो गज़ल जो है, चूँकि इसको मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी गज़लें जो हैं वो अलमारी में पड़ी रहती हैं, लाइब्रेरी में पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर उसको गाया जाए तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि गालिब की एक गज़ल जो है उसका पंजाबी तर्जमा हुआ, मेरे शौकदारी तो बार तनु, और हर बंदे को गालिब का पता चल गया। फारसी से सूफी तबस्सुम साहब ने तर्जमा किया, पंजाबी में तर्जमा किया, तो वो अब गालिब होगी। एक तांगा बान को, एक रेडी बान को, एक साइकिल चलाने वाले को, एक आम बंदे को, उसको पता चल गया गालिब भी कोई चीज़ है। इस तरह इकबाल को गाया गया, मीर तकी मीर को गाया गया। मैं ये समझता हूँ कि वो गज़लें जो गाई गई हैं वो लोगों के दिल के करीब हैं, लोगों को याद भी रहती हैं। तो इसलिए मतलब मेरा जो मौजू था, चूँकि मैं मौसीकी से मेरा शगुफ़ था, तो सर जी ने मुझे जब देखा मेरा रुझान, तो इन्होंने मुझे ये मौजू सजेस्ट किया और मैंने ये इस पर मकाला लिखा, जो पास भी हुआ, मंजूर नज़र भी हुआ यूनिवर्सिटी की, और मुझे डिग्री भी मिल गई। गज़ल गायकी के ऊपर है मेरा मकाला। अच्छा, आप खुद भी तो बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये गाने की तरफ आप कैसे गए? गाना भी मेरा बचपन से सर, मैं बहुत बचपन से गाता था। मतलब वो एक है ना गाना कि ये लोग कहते हैं, मैं तब भी गाता था जब चलना आता नहीं था। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कब से मैं गा रहा हूँ, मतलब बचपन से ही गा रहा हूँ। ये मेरे दिल की आवाज़ है। शायरी और गाना जो है वो गाना सुनना, शायरी और मौसीकी का बड़ा करीबी ताल्लुक है। बिल्कुल, चोरी दामन के बगैर जो है वो नहीं चलती। और यूं भी शायरी में एक मीटर होता है, जी जी, एक लय होती है, जी जी, और वो बहुत करीब है मौसीकी में, इसीलिए वो ढल जाती है। जी जी। और शायद गज़ल से आपका ताल्लुक इसलिए भी है कि गज़ल को गाने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। जी जी, नज़्म मुश्किल है, दकीक है गाने के हवाले से, और नसरी नज़्म तो बिल्कुल ही नहीं गाई जा सकती। हाँ जी, तो ये भी गज़ल के हवाले से आपका रिश्ता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, कोई कलाम आपसे। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं डॉक्टर तारिक जावेद की उस कमाल फ़न पे भी थोड़ा सा मुझे इजाज़त देंगे कि ये गज़ल कहना आसान है, गज़ल पे थीसिस लिखना भी आसान है, लेकिन साथ फ़न मौसीकी पे अबूर हासिल होना और कमाल दर्जे का और ख़ुद एक गुलकार होना और मौसीकार होना, ये 2 आतशा होगी। जब इन्होंने मकाला लिखा तो बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ में बहुत इसको पसंद किया गया,
और बैरून मुल्क से बहुत अच्छी इस पर आरा पेश हुई, और जब इनका ओपन डिफेंस हुआ तो बहुत सी तालियां इनके लिए ये बहुत अच्छा हमारे लिए भी बहुत अच्छा पहलू, क्योंकि ये ज़रा मुख्तलिफ था, मौजू मुख्तलिफ था, हमारे मामूल के मौजूआत से हट के था। तो इससे पहले कि आप अपनी गज़ल गाकर सुनाएं तो फिर मेरे तहत तो लफ्ज़ का मज़ा नहीं आएगा, मैं पहले सुना देता। अभी आपसे तहत तो लफ्ज़ सुनते हैं, तो लफ्ज़ सुना और गज़ल सुनते हैं, मुझे दो हादसा हो जाएगा। अब गज़ल सुनाइए। लोग ये ना कहे ना कि आज गालिब गज़ल सरा ना हुआ। दो तीन शेर पेश करता हूँ कि चेहरा खूब सजा रखा है, वाह, चेहरा खूब सजा रखा है, दिल में दर्द छुपा रखा है। वाह वाह वाह। चेहरा खूब सजा रखा है, दिल में दर्द छुपा रखा है, और जिंदा रहने की एक सूरत, जिंदा रहने की एक सूरत, गम शोला सुलगा रखा है। वाह वाह। जिंदा रहने की एक सूरत, गम शोला सुलगा रखा है, और अगला मोड़ जुदाई का है। वाह। अगला मोड़ जुदाई, अगला मोड़ जुदाई का है, दिल को ये समझा रखा है। वाह वाह। अगला मोड़ जुदाई का है, दिल को ये समझा रखा है, और मकता है कि दूरी का रोमान है अज़मी, वाह, दूरी का रोमान है अज़मी, वरना चांद में क्या रखा, क्या रखा, क्या बात, दूरी का रोमान है अज़मी, वरना चांद में क्या रखा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुरस्सा गज़ल आपकी सुनने का मौका मिला। ये जो आज शायरी है हो रही है, इसमें नई असनाफ भी आई हैं, क्या आप नई असनाफ से कुछ मुतमईन हैं? डॉक्टर साहब, चीज़ें किसी प्लानिंग के तहत ये नहीं हुआ करती हैं, ये खुद रॉ चीज़ें हैं। नई असनाफ का जन्म लेना, हालात के तकाज़े, माहौल के तकाज़े, एक तारीख़ी इर्तका, तदरीज, उसके तहत ये होता रहता है सिलसिला। जैसे हमारे यहाँ पहले आज़ाद नज़म नहीं थी, तो एक बाहर से सिलसिला हुआ, आज़ाद नज़म आई, नज़्म मुर्रा आई, सोनेट आया, नसरी असनाफ आई, नॉवेल आए, शॉर्ट स्टोरी आए, अब हाइको, जापान के आमद से हाइको आई। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें वो आ रही हैं और आनी चाहिए। अगला मामला ये है कि क्या हम भी को डिलीवर करने वाले हैं आलमी सतह पे? हमारे पास क्या है? दुनिया उसकी कदर करती है जो डिलीवर करने वाला हो, मंगतों की नहीं। हम लेने वाले तो हैं, अच्छे लेने वाले शायद, लेकिन देने वाले क्या, हमारे पास क्या चीज़ है? तो उसमें हमारे यहाँ जो सूफियाना रंग है वो दुनिया की हर शायरी में जज्ब हो रहा है, उसमें अपने वो इजहार कर रहा है। तसव्वुफ तो अब आलमी मौजू है, और लोग बाहर से आते हैं, गोरे भी आते हैं, गोरियाँ आती हैं, और वो तसव्वुफ पे आके, और उसके तराजिम जो है ना डॉक्टर साहब, आप हैरान होंगे कि अमेज़ॉन पे एक हमारे दोस्त कई है ये काम में लगे हुए हैं, तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम तर्जुमा किया अमेज़ॉन पे और सेल हो रहा है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, मियाँ मोहम्मद बख्श का और ख्वाजा गुलाम फरीद का, ये सारे कलाम, और फैज़ का जो भी हाथ आया वो उसका तर्जुमा कर रहे हैं, और इंग्लिश में, और वो सारा सेल हो रहा है। किताबों की किताबें सारी सेल हो रही है। डॉक्टर तारिक साहब, आप सियासत से भी वाबस्ता हैं। जी सर। ये भी एक आपका मैदान है। जी जी बिल्कुल। और उसमें अभी आप दौड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं किनारा भी मिल ही जाएगा। जी ज़रूर। तो सियासत जो है, जी जी, ये भी बहुत ही वक्त लेने वाला एक काम है। जी जी। आप सियासत में रहकर क्या सियासी कामों से या अपनी सियासी स्ट्रगल से, जिद्दोजहद से मुतमईन हैं? डॉक्टर साहब, सियासत जो है दरअसल ये इबादत है, लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम करना, और मुल्क की हद तक जो निज़ाम है मुल्क का उसको बेहतर करना। यहाँ पे मुझे अफलातून का मकूला याद आता है, वो कहता है कि अगर अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो यही लफ्ज़ लिखा है कि कमीने लोग आप पे हुक्मरानी करेंगे। तो अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो जज्बाए दिल रखते हैं, जो लोगों का जज्बाए खिदमत रखते हैं, उनको इसमें आना चाहिए। मैं तो उसको इबादत समझता हूँ, सचमुच ये इबादत है। लेकिन अगर जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, मैं मानता हूँ कि जो कुछ डिलीवर करना चाहिए सियासत के वो नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली टाइम विल कम, वी विल सी द हैप्पीनेस ओवर हियर।
तो ये वक्त आएगा ज़रूर कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। तो मैं सियासत को इबादत समझता हूँ सचमुच। कैसे बदलेंगे हालात सर? अच्छे लोग आएंगे। हमारे यहाँ जो है ये निज़ाम, जो एक चुनाव का निज़ाम है, इलेक्शन का जो निज़ाम है, ये चलता रहेगा और जाहिर है कि इसी से छांटी होगी ना, स्क्रूटनी तो इसी से होगी। तो ये भी तो हमारे यहाँ बहुत से शकूक व शुबहात का शिकार रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कभी ना कभी ये जो अमल है ये शफाफ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और उसके नतीजे में एक अच्छी क़यादत सामने आएगी उन लोगों की जो इस वक्त सियासत में नहीं है या जो अभी आ रहे हैं? जी सर, बात यह है कि देखें, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और डेफिनेटली हमारा मुल्क है, इसने चलना ही चलना है, इसको चलना है किसी भी तरह से। जी बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा चूंकि जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, तो वैसे तो इसके बारे में कहा गया है, जो जमहूरियत के बारे में कहा था इब्राहिम लिंकन के, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए से, अवाम की हुकूमत। अब ये बज़ाहिर तो अवामी हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हुक्मरानी कर रहे हैं, शायद वो चाहते भी हूँ, मैं किसी पे शक भी नहीं करता हूँ, चाहते भी हूँ, लेकिन ये कुछ सीधा कुछ हो नहीं रहा। आपकी शायरी में भी कोई है सियासी रंग? जी सर, बहुत सारा रंग है। ये तो ज़ाहिर इंसान जब तकलीफ महसूस करता है। कोई अशार तो आपके कोई इस हवाले से? मैंने कोई भी पिछले दिनों एक गजल लिखी थी, तो उसमें मुझे ना, जो केजरीवाल है ना इंडिया का, मुझे देखें, अकल तो किसी से भी बंदे को सीखनी चाहिए ना, तो मैं उससे बड़ा मुतासर होता हूँ जब वो कहते हैं जी, उसने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश का जो है सीएम जो है वो जहाज ले लेता है, हेलीकॉप्टर ले लेता है 3 अरब का, तो अगर मैंने यहाँ पे गैस बिजली फ्री कर दिया तो मैंने क्या जुर्म किया? मैंने तो अच्छा किया, मैंने खवातीन को जो है वो बसेस फ्री कर दी हैं, तो मैंने क्या बुरा किया? तो मैं उसके लिए मुझे एक शेर याद आया, मैंने लिखा, बल्कि पूरी गजल लिखी है, उस पे एक शेर है कि जाके जरी से पूछ के होता है राज क्या, जाके जरी से पूछ के होता है राज क्या, मशवरा दीवार से हो, मशवरा दीवार से हो, नुकसान कुछ नहीं है, मशवरा दीवार से हो, नुकसान कुछ नहीं है। मशवरा करना चाहिए, किसी से भी मशवरा हो, किसी से आप मुतासर हो जाए, किसी बंदे से, चाहे वो हिंदू हो, इंसान तो है जो इंसानों का सोच रहा है। आपकी गायकी का बहुत मजा आ रहा है। कोई और गजल जो है वो? सर, ये एक गजल है पंजाबी की, उसके चंद अशार मैं आपको सुनाता हूँ। याद ते याद सार दी जावे, याद ते याद सार दी जावे, होर मरिया नू मार दी जावे, याद ते याद सार दी जावे, कदी कच्चिया ते मान करो ना, कदी कच्चिया ते मान करो ना, एहो सोनी पुकार दी जावे, एहो सोनी पुकार दी जावे, हिरस इंसान दी बनी दुश्मन, हिरस इंसान दी बनी दुश्मन, शहर वस दे उजाड़े दी जावे, शहर वस दे उजाड़े दी जावे, इधरों मैं चिताते चिड़िया वा, इधरों मैं चिताते चिड़िया वा, उधरों मुंह निखार दी जावे, उधरों मुंह निखार दी जावे, जिंदगी याए खिजा कोई, जिंदगी याए
खजा कोई पत्ता पत्ता उतार दी जावे, पत्ता पत्ता उतार दी जावे, होर मरियान मार दी जावे, याद ते याद साड़ दी जावे। वाह जी वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। कोई उर्दू के शेर भी हैं कुछ याद, कोई दो? जी सर हैं सर, एक दो शेर। शहर सारा धुआं धुआं क्यों है, शहर सारा धुआं धुआं क्यों है, एक फैली हुई फगा क्यों है, वाह वाह, एक फैली हुई फगा क्यों है, सुर्ख आंधी कभी जो आती थी, सुर्ख आंधी कभी जो आती सुर्ख थी, आंधी कभी जो आती थी, आज खामोश आसमां क्यों है, वाह वाह, आज खामोश आसमां क्यों है, बिजलियां रोज जिस पे गिरती हैं, बिजलियां रोज जिस पे गिरती हैं, एक मेरा ही आशियां क्यों है, एक मेरा ही आशियां क्यों है, आशियां क्यों है, जान से भी अजीज कहते हो, जान से जान भी से अजीज भी कहते हो, कहते हो, फासला फिर ये दरमियां क्यों है, क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वाह, थैंक यू सर। फासला फिर ये दरमियां क्यों है, जुल्म पे जुल्म रोज सहते हो, जुल्म पे जुल्म रोज सहते हो, जो ना बोलो तो फिर जुबां क्यों है, जो ना बोलो तो फिर जुबां क्यों है, वाह वाह, आओ पूछे चमन के माली से, आओ पूछे आओ चमन के माली से, चमन के माली से, मौसमे गुल में भी खिजा क्यों है, मौसमे गुल में भी मौसमे गुल में भी खिजा क्यों है। आपने तो आज का मंजरनामा शायरी में समो दिया है, बहुत खूब, और बहुत अच्छी शायरी आपसे सुनने को मिली, और डॉक्टर मुख्तार अज़मी साहब जैसी बड़ी शख्सियत हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, शायर, लिखने वाला, अफसाना निगार, नावल निगार, तख्लीक़कार एक खुशहाल मुआशरे का ख्वाब देखता है, एक ऐसे मुआशरे का जिसमें अमन हो, आश्ती हो, लोग भूखे ना हों बल्कि आराम से सोएं, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ हो। वो इसीलिए वो जब वो ये देखता है कि मेरे इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो इजहार करता है, रद्द अमल देता है। ये रद्द अमल भी वतन से मोहब्बत है। चाहे करम ना कीजिए, इनायत ना कीजिए, चाहे करम ना कीजिए, इनायत ना कीजिए, सच बोलने की हमको इजाज़त तो दीजिए। और इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी साहब का, डॉक्टर तारिक जावेद तारिक साहब का, और नाजरीन, आपसे आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम इजाज़त चाहता है। अगले प्रोग्राम पे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।